नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि लॉगरिदम है क्या। आज हम क्या डिस्कस करें। लॉगरिदम में मैंने पढ़ाया था कि लॉग भी दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। तो हमने यहाँ पे नेचुरल लॉग जिसके बेस में ई लगा हो, तो आज उसके बारे में डिस्कस करना है। नेचुरल लॉग का यूज क्या होता है ये बताओ, थोड़ा सा याद करो। नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। थ्योरीज और डेरिवेशन के लिए नेचुरल लॉग काम आता है। तो उसके अंदर ई है कुछ। ई देखोगे जब भी लॉग लिखा रहेगा नेचुरल लॉग, तो उसके बेस में ई लिखा रहेगा, जबकि कॉमन लॉग के बेस में क्या लिखा रहता है, टेन। तो ई लिखा रहता है। तो आज इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ई के बारे में। उससे पहले बस वही 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले जो लॉगरिथम, अगर आप ये होता है ना कि सीढ़ी है तो स्टार्टिंग जो स्टेप्स होते हैं उनमें काम आने ही आने, यानी कहीं भी चले जाओ, ये बेसिक चीज है कि आपको 2 से 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन से, ध्यान से देख लो। तो लॉगरिथम के बेसिक फॉर्मूले 3, तो वो देख लो। एक है log a इंटू बी। अगर log a इंटू बी, ए और बी कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ log a इंटू बी, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। ये 2 बार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख लो इसे। log a इंटू बी लिखा रहे तो ऐसे नहीं करोगे log a इंटू बी की जगह अब आपने क्या कर दिया log a प्लस बी। नहीं, आपको क्या करना है, log a प्लस log b। ये नहीं करोगे कि log a प्लस b, log a प्लस log b दोनों बार बोलोगे। इस तरीके से देख लो आप फॉर्मूला क्या है। log a इंटू बी को कैसे करेंगे, log a प्लस log b। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है कि log a इंटू बी की जगह पे क्या करते हैं हम ना, बच्चे कई बार क्या करते हैं log a प्लस b कर देते हो, वो गलत हो जाता है। log a प्लस log b, दोबारा log आ रहा है तो ऐसे याद रखना आपको। log a इंटू बी को कैसे लिखेंगे, log a प्लस log b। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, log a बटा b लिखा हो, अपॉन में अगर b लिखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कुछ नहीं, log a है, log a लिख दो, माइनस कर दो। आपके जैसे मल्टीप्लाई के वक्त क्या हो गया, प्लस, और अब डिवाइड का काम चल रहा है, डिवीजन का काम, तो उस टाइम क्या कर देंगे हम, ये याद रखने का तरीका, नेगेटिव कर देंगे, उसका प्लस का उल्टा नेगेटिव। तो log a माइनस log b। दोबारा देखो, log a बटा b हो तो कैसे करेंगे, log a माइनस log b। ये वाला याद रखने ये अच्छे से, ये तो तरीका है कि भाई याद रखने का तरीका, एक बार प्लस वाला हो गया तो दूसरी बार माइनस वाला ही होगा। अच्छा, log a, अगर log a बेस है, उसकी पावर एक्सपोनेंट में b लिखा हुआ है, तो हम पता है एक्सपोनेंट को आगे ला सकते हैं। कैसे, ये जो b है उसे आगे लिख दिया, अब log a बिल्कुल सेम वही उतार दो। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा कुछ नहीं है, बस कहीं कहीं आपके काम आना, रेयर यूज है, लेकिन आप देख लो, क्यों देख लो, कहीं 1-2 जगह बहुत अच्छे से काम आना है, तो मैंने बोला रेयर यूज है लेकिन यूज है। तो देख लो क्या है, log b a, log a है उसके नीचे लिखा हुआ है b, तो उसे कैसे लिख सकते हैं हम, log a प्लस log b। ठीक है, और वहां पे अगर log a और b बराबर c, यानी कोई अलग आंसर आ रहा है, तो उसकी कंडीशन होती है कि log a, सॉरी मैंने क्या बोला, log a b जो ये है, इसकी अगर कोई वैल्यू आ रही है, मान लो सॉल्व करने पे c आ रहा है, तो इसकी एक कंडीशन है कि जो ये a है और बराबर b के होगा, अगर हम उसका और एक्सपोनेंट वो वैल्यू रख देंगे, यानी जो आंसर आया है वो आंसर a बराबर b करके, अगर हम b के एक्सपोनेंट में c लगा दे, यानी जो आंसर आया वो लिख दे, तो वो दोनों a और b बराबर हो जाएंगे। ये कंडीशन छोटी सी थी तो मैंने इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला बताया आपको, नहीं तो 3 फॉर्मूले है बेसिक ऊपर वाले, ये 3 ही याद रखने हैं। अब हम सीखते थे, मैंने क्या बोला था, लॉगरिथम में लॉग को पढ़ाया था मैंने, 2 टाइप के थे, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग जिसमें लॉग की पावर या लॉग के बेस में ई लगा हो, और लॉग कॉमन लॉग जो होगा उसमें क्या लगा होगा, log 10 लिखा होगा। तो हम पढ़ रहे थे नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग कहाँ पे, थ्योरीज और डेरिवेशन के जो काम आती है, तो वहां पे मैंने क्या बताया, नेचुरल लॉग को हम कैसे लिखते हैं, बेस में ई लिखा रहता है। तो ये ई है क्या, सीख लो, कुछ नहीं है। द कांस्टेंट वाज डिस्कवर बाय स्विस, स्विस मतलब होता है स्विट्जरलैंड, सीधा इतना सा याद रखना। तो स्विट्जरलैंड का एक मैथमेटिशियन था, उसने इस कांस्टेंट को, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू। जैसे पाई की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे 3.14, यानी 3.14, सीधा आप यही बोलोगे ना। अब आप ये तो सोचने बैठ जाओ क्यों, एक कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, तो इसी तरह एक फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम यूलर नंबर कहते हैं, जिसके मान, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2.71828। क्या होती है, ई की वैल्यू 2.71828।
ठीक है, आया कैसे अभी धीरे धीरे सीखते हैं। अभी हमने क्या सीखा, ए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये है 2.71828, ठीक है। अब इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, जैसा हमने इस टाइप का जो बनाया था उसको हमने पाई बोला है, तो इसी तरह ये ई है उससे हमने क्या बोला, उसका नाम है यूलर नंबर, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को धीरे धीरे एक डेटाबेस क्वेश्चन दो चार तो उसे ध्यान से देखते जाओ, और मेन क्या है कंसेप्ट सीखना हमें, ई आया कहां से, ठीक है। उसके लिए ही ये कहानी गढ़ी जा रही है ताकि आपको ज्यादा अच्छी समझ में आ सके, बस बाकी कुछ नहीं है। तो एक कांस्टेंट डिस्कवर्ड बाय एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जैकब बर्नौली। उसने डिस्कवर किया था किसे, ई नंबर को, ठीक है। लेकिन उसकी एक बस छोटी सी, देखो मैंने, अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्या मतलब, आप सीधा बताओ ना ई आया कहां से, वो आया कहां से, इसीलिए कहानी बतानी जरूरी है। क्यों जरूरी है देखते जाओ। कांस्टेंट किसने दिया था, स्विट्जरलैंड के एक मैथमेटिशियन ने दिया था, स्विट्जरलैंड के एक मैथमेटिशियन ये कांस्टेंट दिया था ई, और उसका नाम क्या था, जैकब बर्नौली, व्हाइल स्टडीइंग कंपाउंड इंटरेस्ट। जब वो चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ रहा था, ये एक टॉपिक होता है मैथ्स का, आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो जब ये मैथमेटिशियन इसके बारे में स्टडी कर रहा था, मैथमेटिक्स की चीज है तो मैथमेटिशियन करेगा ना स्टडी, तो ये जब कर रहा था तो उसने क्या पाया कि अगर बी की वैल्यू निकाला, तो जब बी को तुम अनंत लास्ट तक कर देते हो, जब चक्रवर्ती ब्याज को इतना तोड़ देते हो, इतना लास्ट तक ले जाते हो खींच के, तो उसकी अगर वैल्यू इन्फिनिटी तक कर दो, वैल्यू जो नंबर ऑफ साइकिल है उसे इन्फिनिटी तक कर दो, इतनी बार ब्याज लगा दो, तो क्या होता है, फिक्स वैल्यू बन जाता है, ठीक है। तो वही होता है वो चक्रवर्ती फॉर्मूला, एक डराइव करके बताया कि इस तरीके से ये फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। आई होप आपको बस इतना समझना है कि ये इन्फिनिटी क्यों बताया। इन्फिनिटी से बस ये बता रहा है कि बी की वैल्यू चक्रवर्ती ब्याज के इसने एक फॉर्मूला दिया, जो सिंपल सा ये फॉर्मूला लिखा है वही है। ये एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक, मतलब यही है कि ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कब कांस्टेंट है, जब ये इन्फिनिटी तक जाने लग जाता है। जब चक्रवर्ती ब्याज एक दर के बाद क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, वो कांस्टेंट हो जाता है बिल्कुल, यानी रुक सा जाता है, ऐसा नहीं लगता, फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो वो क्या है, वो धीरे धीरे अभी हम सीखेंगे, कहानी इसी के ऊपर है सब कुछ। बस इतना जान लो कि उसने क्या दे दिया, चक्रवर्ती फॉर्मूला दे दिया, चक्रवर्ती ब्याज का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे दिया ये वाला, ठीक है। अब डन बाय यूलर इन 1727, ये जो भी है 1727 है, ठीक है। तो इसे क्या हुआ, इसे क्या बोला, इसे ना बस कुछ नहीं किया उसने, अपना नाम, ये जो बी है, बी को हटा के यूलर नाम था उसका, तो आपने ई लगा दिया। तो उसने बस इतना सही काम किया कि उसने 1727 में इसे अच्छे से फैलाया, यानी इसके बारे में और प्रमोशन किया, और इसने बी की जगह अपना नाम ई डाल दिया, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में ये वाला फॉर्मूला दे दिया चक्रवर्ती ब्याज का। तो देख रहे हो ये ई वही है जो यूलर कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ में क्या आना चाहिए, अब आप बोलोगे अरे भाई अगर ये है तो फिर चक्रवर्ती ये फॉर्मूले की जरूरत है। ये एक अप्रोक्स कांस्टेंट है कि जब मैं वेरिएबल लेके चलता रहूंगा ना तो ये कांस्टेंट आने यानी आते आते रुक जाएगी वैल्यू, वही सब मैंने बता रखा है, वो देखते जाओ आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो वहां पे अब ये देखो ये है क्या, ये तो मैक्सिमम ग्रोथ आफ्टर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एट 100 ग्रोथ रेट। मैंने क्या बोला, ये आया कहां से, इसके लिए क्या है, एक कंडीशन है। उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम ग्रोथ आफ्टर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एट 100%। ये सीखो क्या है ये, मैंने क्या बोला, एक मैक्सिमम ग्रोथ कब हो सकती है किसी चीज की, जब ये है, इसकी मैं बोलूं कितने परसेंट ग्रोथ हो सकती है, तो 1% इतना होगा, 2% इतने, 3%। अगर मैं बोलूं 100% कहां पे खत्म होगा मैक्सिमम, 100% पे, तो यानी डबल हो जाए। तो वही चीज बता रहा है, मैक्सिमम ग्रोथ आफ्टर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एट 100% ग्रोथ रेट। जब 100% ग्रोथ है, एक का डबल, डबल से और डबल ऐसे बढ़ाया जाए, तो वही चीज जो निकल के आती है वो ई आती है उस टाइम पे, ठीक है। जब ये पढ़ रहे थे उन्होंने यही स्टडी किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम मैक्सिमम ग्रोथ को कैलकुलेट करते कि मैक्सिमम ग्रोथ को यानी जो ग्रोथ रेट है उसे मैक्सिमम मान लेते हैं। मैक्सिमम कब मानेंगे, जब वो डबल हो जाए, लगभग 100% पूरा बढ़ जाए। 1% तो कम ग्रोथ होगी, 2% और ज्यादा होगी, 3%, ऐसी 100% हो जाए। मैक्सिमम ग्रोथ कब हो गई, 100% पे, एट कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एट 100% ग्रोथ रेट। तो यही बता रहा है कि जब मैक्सिमम हो जाए उस टाइम पे जो कांस्टेंट आया, एक चीज समझ में आ रही है, वो क्या है, ई है,
अब देखो आपको क्या सीखना है, अब सीखो जो चीज सीखना है आपको, ई कहां से आया। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है, अब ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले कुछ कहानी है छोटी मोटी, तो मैं चाहूंगा सिखा दूं आपको, ठीक है। तो वो कहानी कहां से स्टार्ट होती है, बैंक वर्क। तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि जैसे आपने मान लो ना किसी कोई चीज यूज करी, तो वो यूज के बदले आपने किराया दे दिया, समझ रहे हो। वो चीज आपने मान लो किसी की कोई चीज यूज करी, उसका किराया दे दिया, तो वो किराया क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट है। जो उसके बदले में वो जो चीज मेन चीज थी, जैसे मान लो तुमने बोला भाई मेरे को आज साइकिल दे दे, उसने बोला अरे भाई 10 रुपए लगेंगे, ठीक है। तूने उसने क्या किया कि उसने ब्याज लगा दिया, भाई अब तुम आओगे साइकिल लेके तो साइकिल तो दोगे, यानी अगर 100 रुपए तुमने किसी से लिया तो 100 रुपए वापस करोगे, साइकिल तो वापस करोगे, प्लस 10 रुपए और मांगा था उसने, तो 10 रुपए जैसे साइकिल का किराया मान लो, वही तो 10 रुपए और दे दिया। अगली बार आए फिर ले जाना है, फिर आपने 10 रुपए दे दिया, तो हर बार जब भी जरूरत पड़ रही है तो 10 रुपए दे रहा है। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। जब जरूरत पड़ रही है तो वही सिंपल ही लग रहा है 10 रुपए। अब मान लो एक बार आए तो उसने बोला कि हाँ भाई 10 रुपए लगेंगे, अगली बार आए नहीं भाई अब 11 रुपए लगेंगे, नहीं भाई अब तो जितनी बार आता रहेगा ना 1-1 रुपए और बढ़ता रहेगा, और फिर उसके हिसाब से मैं और बढ़ाता रहूंगा। तो ये क्या है, चक्रवर्ती, एक चक्र में फंसता जाता है। इसी तरह आपने सुना होगा, अब ये बैन हो चुका है इंडिया में, नहीं तो पहले क्या होता था, चक्रवर्ती ब्याज में मजदूर को फंसा फंसा के अरे पूरी जिंदगी उनके दादा ने लिया होता था कर्ज और बच्चे तक चुका रहे हैं। तो ये चीजें बंद हो चुकी है। तो बस अभी इतना समझो कि बैंक क्या होता है, जैसे हमने सुना होगा पैसा डबल ट्रिपल, तो बैंक एक स्टेटमेंट है छोटी सी, क्या, बैंक वर्क ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बैंक है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो बैंक का कार्य होता है पूरा, वो कार्य किस पे होता है, वो कार्य होता है ब्याज की दर पे, ठीक है, ना कि नॉट ऑन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कोई बैंक ये कहता नहीं मिलेगा कि आपको, आप मेरे को पैसा दो अगली साल आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, ऐसे कोई नहीं बोलता कि उसके अगले साल मिलेगा, डबल डबल होते रहेंगे। ये तो बस वो अब आपने मजाकिया तौर पे समझोगे पैसा डबल, बाबू भैया पैसा डबल, ठीक है। तो अभी बस इतना सीखो। देखो मैंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट कहा छोटी सी, बैंक वर्क ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट ऑन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बैंक जो कार्य करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर पर कार्य करता है, ना कि नॉट ऑन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल यानी जर्नल ग्रोथ टाइप। जर्नल ग्रोथ टाइप मतलब जैसे मैंने बोला कि जैसे $1 है, अगले साल मैंने बोला कि $2 हो जाएंगे। अब 2 से देखो डॉलर ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे बना दो और इसके ऊपर 2 डंडे लगा दो, ये डॉलर बन जाता है, ठीक है। अब आप बोलो सर डॉलर के पढ़ा दो, रुपया क्यों नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये इंटरनेशनल ही है तो इसीलिए पढ़ा दो, बेहतर है। तो मैंने क्या बोला, जर्नल ग्रोथ रेट। जर्नल ग्रोथ रेट का मतलब जहां पे जैसे एक है अब डबल हो गया, दुगना। इंसान को तो यही समझ में आया ना, अब गिनती में कौन बोलेगा 1 2 3 4, यही तो बोलते, ये थोड़ा ना बोलता 1 1.1 1.2 1.3 1.4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 1.9 फिर 2 फिर 2.1, ऐसे कोई नहीं कहता 1 2 3 ऐसे बोल रहे हैं मोटा मोटा। तो इसी तरह इंसान को नेचुरल फंडा क्या समझ में आता है, नेचुरल ग्रोथ टाइप क्या समझ में आता है कि $1 था भैया, अगली साल $2 हो गया, अब ये फिर डबल होना चाहिए, यानी और ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, $2 के बाद अभी 1 था, अब 2 हो गया, 2 से 2 2 और मिला दे, 2 से 4 बना देंगे, 4 से ऐसे बढ़ते बढ़ते अगली साल ऐसे 8 हो जाएंगे, 8 का 16 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल ग्रोथ रेट आपको समझ में आती है। तो इट सीम्स लाइक, ये देखो दिख कैसा रहा है, ये 2 की x की पावर नहीं दिख रहा, 2 का एक्सपोनेंशियल, समझ रहे हो। ये सब देखो ग्रोथ रेट किस टाइप की दिख रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट दिख रही है, कि भाई पहले 2 है, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये मैंने बोला कि x की वैल्यू अब आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो देखो 2 4 8 16 32 ऐसे आते जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो अब देखो यहाँ पे फंडा कहाँ फंसता है, मान लो आप यही सिस्टम चलाना चाहते हो, फिर भी कहाँ फंसता है, जैसे यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कर रहा है, यानी पैसा पूरे होने पर ही पैसा मिलेगा। देखो 1 साल में मैंने बोला कि भाई 1 साल में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अब मान लो 1 साल में 2 दिन रह रहे, 1 दिन ही रह रहा है, अभी नहीं हुआ। इंसान को रेगुलर कमाने की आदत है कि यार
ऐसे नहीं है साल भर में बढ़े, और कम टाइम करो। तो उसी के चलते हुए क्या हुआ कि अब 1 साल बाद बढ़ेगा, 1 साल बाद बढ़ेगा। तो कंसेप्ट है ये क्या है, 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, सीधा बीच में नहीं बढ़ रहा। तो इस वजह से इसे डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस सिस्टम थोड़ा देखो ना, पहले 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 2, फिर 2 से 4, तो क्या है एकदम से ये बीच में थोड़ा रुक रहा, यानी बीच में इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं हो रही। तो इसलिए ही, क्योंकि बीच में ये कंटिन्यूअसली नहीं दिखा रहा, यानी लगातार नहीं हो पा रहा कि हाँ भाई 1 साल में बढ़ रहा है, मतलब 2 दिन में भी बढ़े, 4 दिन में बढ़े, फिर 6 महीने में बढ़े, साल भर में नहीं, सीधा साल भर में बढ़ रहा है, फिर अगले साल बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम आई, तो नया कॉन्सेप्ट सीखा है हमने, वो डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको इतना समझ रहा है, यानी कंटिन्यूअसली पैसा बढ़ नहीं रहा, अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा। तो यहाँ एक तो देखो याद रखना कि मैंने बोला कि ये अगली साल बढ़ेगा मतलब 100% ग्रोथ रेट, तो बैंक वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, मान लो बर्बाद हो भी गया, फिर भी अगर इस कंसेप्ट को अप्लाई करो तो देखो कहां पे दिक्कत आने लगती है। मान लो सेम अमाउंट ऑब्टेन, किसी 2 कस्टमर है, उन दोनों ने सेम अमाउंट दिया, मान लो 10,000 10,000 दोनों ने दिए, लेकिन अब अगली साल मेरे को मान लो किसी ने निकलवाने आए, 2 साल बाद दोनों को निकलवाना था, तो क्या किया, पहले चलते मान लो किसी ने 2 साल पे निकलवाना है, यानी 1-1 साल पे डबल डबल होता जाएगा। तो एक बंदे ने क्या किया एक बंदे ने 1 साल बाद आया, डबल ले गया, ठीक है। दूसरा बंदा आया 1 साल नहीं 2 साल बाद आया, लेकिन 1 दिन कम पड़ रहा था, तो 1 साल तो कंप्लीट था, अगली साल कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरह से, तो वो क्या बोलेगा, एक ही वो क्या करेगा, वो फिर से एक ही जो 1 साल पे डबल हुआ तो उसी का अमाउंट ले जाएगा, क्योंकि शर्त क्या है कि अगले साल डबल होगा, अभी अगली साल होने में 1 दिन बाकी है। तो अभी आप सोच रहे हो, पूरा बंदे ने, एक बंदा क्या है कि भाई 1 साल पूरा लगाया, अपना पैसा ले गया, उतना डबल करवा के ले गया। दूसरा वाला वो क्या सोच रहा था कि एक ही दिन तो रह रहा है, लेकिन उसे 1 दिन के चक्कर में पूरा जितना अमाउंट था उसका भी हाफ हो गया। समझ रहे हो कहने का मतलब, कि मान लो जैसे एक बंदा है 2 साल में पैसा निकलवाया, 2 साल में आया और अपना जो डबल का डबल हो रहा था उतना लेके चला गया। तीसरा आया जो 3 साल का सोच रहा था, तो उसने क्या किया, 6 महीने कंप्लीट हुए, उसे जरूरत पड़ गई, तो अब उसे क्या हुआ, ऐसा नहीं होगी जो 6 महीने और दे रखा है ताकि वो काम यूज में आ रहा है उसका पैसा, तो उसका भी कुछ रिटर्न मिले, उसका कुछ हाथ ही नहीं आना। तो ये इसीलिए कंसेप्ट फेल होने लग गया। फिर आया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को इनमें इंटरेस्टिंग कम होने लग गया। यहाँ पे क्या दिख रहा था, देखो 1, फिर 1 से 2, 2 से 4, लोगों को और लग पड़ी थी, इंसानी फितरत है। तो यहाँ पे क्या था, एक तो डिसकंटिन्यूअस था, और अब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंटिन्यूअसली चाहिए था लोगों को, और ग्रेजुअली बढ़े, कंटिन्यूअसली बढ़े, लेकिन बढ़ता रहे। यहाँ पे क्या होता है, एकदम से बढ़ रहा था। अब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे क्या सीखेंगे, कि अब ये धीरे धीरे काम होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ये नहीं कि सीधा 1 साल पे ही बढ़ना, दूसरे साल, अब 6 महीने पे भी, इस टाइप का सिस्टम आने लग गया। तो दूसरी क्या दिक्कत आ रही थी कि भाई यहाँ पे देखो $1 फिर $2 हुआ, लेकिन लोगों को भाई ये डबल नहीं करना, डबल से भी ज्यादा, इंसानी फितरत है, लालची फितरत होती है यानी, तो उन्हें ये $2 से भी ज्यादा बनाना है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट लाना था कि $2 से ज्यादा आ जाए। तो उसके लिए देखो आपको मैंने बता ही दिया, ये काम की जरूरत की चीज है, नहीं कुछ खास नहीं, देख लो वापस आपको समझ में आएगा। अच्छा ये चीज आप आई होप आपको समझ में आई होगी कि भाई बढ़ता जा रहा था, फिर बैंक की बर्बादी भी होगी। अब एक ओनली 3 इयर्स, एक बंदे ने सीधा 3 ईयर कंप्लीट किए, 3 साल में जितने पैसे बने वो लेके चला गया, और दूसरा क्या है 3 साल तो कंप्लीट किया, लेकिन 365 दिन होते हैं ना साल में, मान लो 60 दिन कंप्लीट किए, 4-5 दिन नहीं किए, तो उसे भी 3 ईयर के ही पैसे मिलेंगे, जबकि उसने 360 दिन एक्स्ट्रा उसको पैसे को दे रखा है, तो उसका भी तो कुछ रिटर्न आना चाहिए, उसका आ ही नहीं रहा, तो इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। तो इसलिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया जो कंपाउंड इंटरेस्ट का था। ठीक है, होता क्या सीखो, देखो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो वहां पे भी लिखा हुआ है, तो दोनों जगह लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही जगह देख लो। ठीक है, उसके बाद अब सीखो कंपाउंड इंटरेस्ट आया। कंपाउंड इंटरेस्ट मेन कार्य क्या था कि भाई ये जो 1 से $2 बढ़ रहा था ना, अब इतने ही टाइम में मेरे को 2 से भी ज्यादा बढ़ाना है, कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, A बराबर P प्लस 1 प्लस R बटा 100 इंटू N। होता क्या है वो देख लो, A फॉर
अमाउंट यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आंसर है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब P फॉर प्रिंसिपल यानी तुमने स्टार्टिंग में लगाया कितना, मूलधन कितना है। ठीक है, मेन जो मूलधन है वो कितना है, यानी अमाउंट एट स्टार्टिंग, इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ब्याज दर है। जैसे मैंने बोला 1% बढ़ रही, 2% या सीधा 100% बढ़ा रहे हो, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बटे में 100 इंटू में एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, जैसे यहाँ पे 1 से 2 साइकिल, 2 से फिर तीसरी साइकिल, फिर तीसरी से चौथी साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, अब देखो ये आपको, आई होप आपको समझ में आया हो, कुछ नहीं है, फॉर्मूला है, ये जो याद करना है आपको, सीधे सीधे याद भी क्या करना है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस फंडा सीखो क्या है। मान लो हमने 3 केसेस लिए, एक कंपाउंडेड एनुअली यानी जो एक एनुअली पूरे आपने इन्वेस्ट किया था तो 1 साल बाद लिया तो क्या इंटरेस्ट आया, और एक 6 महीने में निकलवा लिया, और एक क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब जैसे 12 है और 12 में से अभी 2 हिस्से हो रहे थे, पहले एक हिस्सा ही था पूरे साल का एक, अब 2 हिस्से, अब 3 हिस्से, तो 3 हिस्से लग गए 4, तो 4, इसीलिए हमने इसे क्वार्टरली कह दिया, क्वार्टर 4 को कहते हैं। तो आपको आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा, कुछ खास नहीं है। तो आपने क्या देखा, इनिशियल में मान लो $1 वैल्यू थी, $1 के लिए टू मेक इजी एंड स्टैंडर्डाइज करने के लिए $1 लिया। ठीक है, अच्छा $1 से क्या होगा, यहाँ पे देखो ज्यादा वैल्यू होगी तो बेफालतू की घसड़ मचेगी, यहाँ पे क्या है $1 सिंपल सा दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा के वही जो आना था सिंपल सिंपल सा तुम्हें डाटा दिख जाएगा, ताकि आप क्लियर कंक्लूजन निकाल पाओ। तो देखो $1 मान लिया स्टार्टिंग में, अब आपने फॉर्मूले में पुट किया, अमाउंट बराबर 1, क्योंकि $1 था, 1 क्वेश्चन उसमें फॉर्मूले में था, प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मैंने क्या बोला, पूरा डबल कर लो, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, देखो स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, उससे ही तो ई आ रहा है, तो मैंने मैक्सिमम क्या 100 और बटे में 100 था ही, और ये एन फॉर क्या था, नंबर ऑफ साइकिल, तो यहाँ पे क्या अभी 1 साइकिल हुई है बस 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए करना था तो 1 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करोगे तो कैसे, वही 100 में 100 कट गया, प्लस 1 1 2, अब 2 को स्क्वायर कर दिया, 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। तो आफ्टर 1 ईयर जो इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, $2, तो $1 अगली साल क्या हो गए, $2 हो गए। ठीक है, अब मान लो आपने हाफ ईयरली कर दिया उसे, अभी 1 साल पे बढ़ रहा था, अब आपने क्या किया, 6 महीने पे भाई करने लग जाओ, 6 महीने पे मेरा पैसा बढ़ने लग जाए। तो इनिशियल $1 था, तो अब देखो, अब आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाओगे तो क्या पाओगे, 1 का 1, क्योंकि $1 था, 1 फिर फॉर्मूले था, फॉर्मूले में डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इस बार, देखो उस बार 100 था, इस बार 50 हो जाएगा, उसका हाफ, क्योंकि हाफ ईयर लग रहा है ना। ठीक है, समझ रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। अच्छा, उसके बाद 100 फॉर्मूले में था, फॉर्मूले में डाल दिया। 2 क्यों आया, 2 इसलिए आया क्योंकि अभी तक क्या था 1 साल पे, अब क्या हो गया 6 महीने पे, तो 1 साल पे 6 महीने पे आपको पता ही होगा भैया कि 1 साल को 1 और 6 महीने पे, यानी अब क्या है 2 बार साइकिल रिपीट हो रही है, देख रहे हो, अभी 1 बार हो रही थी, अब इसी पे क्या हो जाएगा, पहले 1 साल पे तो 1 बार, अब 6 महीने पे, यानी 1 बार पहले 6 महीने पे मिल जाएगा, फिर दूसरे 6 महीने पे, तभी तो 1 साल होगा पूरा, तो 2 बार साइकिल रिपीट हो रही है, तो साइकिल रिपीटिशन की वजह से 2 लगा दिया। ठीक है, तो अब आफ्टर 1 ईयर इसे कैलकुलेट करोगे, जब 6 महीने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, $2.25, तो $0.25 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब आपने उसी को क्वार्टरली कर दिया कि भैया हर 4 महीने पे मेरे जो पैसे हो वो मिलने लग जाए, तो देखो पहले 4 महीने पे, फिर 4 महीने पे, फिर 4 महीने पे, तब जाके हो ना, तो कितनी 3 साइकिल लग रही है, ये साइकिल समझ में आएगी। अब इनिशियल वही है, $1 था तो उसे आपने पुट किया, तो यहाँ पे देखो 25 क्यों आया, कोई बताएगा, बिल्कुल सिंपल है, वही है कि अभी 100% ग्रोथ थी, लेकिन हाफ ईयर में क्या हुआ 50%, और उसके भी मैंने क्या बोला क्वार्टरली उससे भी कम हो गया, 50 का हाफ क्या हो गया 25, तो और बटे में 100 था ही, और 4 किस लिए आया, 4 पक्का पता है 4 आएगा, 1 2 1 मिनट मैं देख लूं, 25 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो अब आप देखो बिल्कुल सही बात है, तो रिपीटिशन क्या हो जाएगा इस बार, अभी तक 2 था
अब क्या है, रिपीटिशन करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 2.441। अब कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, आप बिल्कुल देख सकते हो। बस आपको क्या समझना है, मक्खन चीजें समझो कि यहाँ पे देखो अगर आपने एनुअली किया, एक साल पे किया तो $2 आया, लेकिन वहीं पे 6 महीने पे किया तो $2.25 आया। और इस बार आपने अगर 4-4 महीने वाला ट्रिक अपनाई है, ठीक है, यानी 4 बार रिपीटिशन वाली साइकिल करवाई है, तो आपको कितना प्राप्त हुआ $2.44। तो यहाँ एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको कि देखो यार हमारा फायदा कब है, जब साल भर में नहीं, 6 महीने पे नहीं। अब बोलोगे सर यानी हर बार बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है और फिर 0.44 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी सर बढ़ रहा है, जब हम छोटा करवाते जा रहे हैं तो अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब आप ये कह रहे हो अरे सर ये 4 महीने का भी छोड़ो, हमें 1 महीने का बताओ, हमें 1 घंटे का बताओ। तो वही है, आप ऐसे स्टेप फॉलो कर करके आप और भी निकाल सकते हो। तो मैंने ये सीधा कंक्लूजन, यही तो मेन है, ई कहां से आया अब यहाँ पे ही समझ में आएगा। तो कंक्लूजन हमने यहाँ निकाला यही कि पहले देखो एनुअली करके देखा तो $2, फिर 6 महीने पे करके देखा तो $2.25। अब क्वार्टरली यानी 4 महीने पे करके देखा तो क्या पाया हमने $2.44। और एवरी मंथ हर महीने का निकाला तो हमने क्या पाया, ऐसे ही निकालना है सिंपली, बस यही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो एवरी मंथ अगर हर महीने पे निकाला तो क्या पाया कि $2.613। और एवरी डे अगर हर दिन का हम ऐसे निकालेंगे तो क्या पाएंगे $2.7146। और एवरी आवर हर घंटे का निकालेंगे हम तो $2.7181। और फिर एवरी सेकेंड का निकालेंगे तो $2.711828। और उसके आगे अब बोलोगे सर सेकंड के आगे होता है ना मिली सेकंड, नैनो सेकंड, कुछ भी बढ़ाते जाओ। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अभी तो सिग्निफिकेंस दिख रहा था कि भाई देखो परिवर्तन ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे, देखो 4 से 6 हो गया, अब 6 के बाद 7, फिर वाला 7 वाले कुछ बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है। तो ये वैल्यू धीरे धीरे आके इन्फिनिटी, देखो शुरू से ही आपको पढ़ाया जा रहा है इन्फिनिटी सी, तो इन्फिनिटी टाइम्स कर देते हो, यानी सेकंड में भी यार तुम कौन सा हिसाब लगाओगे, तुम खुद सोचो ना, साल भर पे इतना अमाउंट बढ़ रहा है, मैं बोलूं 1 सेकंड में मेरा कितना बढ़ा होगा, तो ना के बराबर बढ़ रहा होगा। तो वही चीज दिखा रहा है कि अब धीरे धीरे क्या हो गया, ना के बराबर लग रहा है, कांस्टेंट हो जाएगा इन्फिनिटी पे जाके। तो इसी कांस्टेंट को मूविंग टुवर्ड अ फिक्स्ड वैल्यू जब हम बढ़ाते जाएंगे कि भाई हाँ 6 महीने पे इतना मिल रहा है, फिर 4 महीने पे करेंगे तो पता चलेगा यार थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि 4 महीने पे कम ही मिलेगा, 6 महीने में तभी तो ज्यादा होगा, तो उसके बाद फिर 1 महीने पे और कम मिल रहा है और कम। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत बंदे कंफ्यूज, अरे सर हम तो इन्फिनिटी कर ही नहीं सकते, तो आपने क्या बताया इन्फिनिटी का मतलब जहां तक आप लोग सोच सकते हो, यानी मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब ही यही होता है, ये नहीं होता कि मैं इन्फिनिटी तक देख सकता हूँ, मतलब ब्रह्मांड मैंने धरती अंबर सब पार लगा सब देख लिया, मैं मैक्सिमम कहां तक देख सकता हूँ, अधिकतम दूरी को ही इन्फिनिटी हम बोल देते हैं। तो अधिकतम हमने जहां तक कैलकुलेशन कंक्लूजन निकाला, हम करते गए तो हमें एक चीज समझ में आया, धीरे धीरे वैल्यू कांस्टेंट होती जा रही है। तो इसी कांस्टेंट वैल्यू को एक फिक्स्ड वैल्यू की तरह मूव हो रहा है, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, ई बोल देते हैं। और इसकी वैल्यू क्या देखेंगे, देखो 0.2.77 इसी टाइप की देखेंगे 2.71828, ये कांस्टेंट वैल्यू देखी गई। आपको यही चीज याद रखना है। कहां से आई हो आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, बस ये वेरिएबल्स क्या है, इनके अंदर जो वेरी कर रहे थे, जो चेंज आ रहा था वो बहुत कम होता गया, धीरे धीरे कांस्टेंट की तरफ बढ़ा। तो ये कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ये कांस्टेंट जो बढ़ता जाता है, तो ये कांस्टेंट आया, इसका नाम यूलर ने पहले उसने क्या बोलते हैं, जेकोब बर्नौली ने रख दिया था बी, और फिर यूलर ने उसे और फैलाया अपने नाम से, तो उसने ई रख दिया, तो यूलर कांस्टेंट बोल देते हैं इसे। इसकी वैल्यू क्या थी, अप्रोक्सली बोलोगे, क्योंकि यार इंफिनिटी तक जाते जाते एग्जैक्ट ना बता सकते, तो अप्रोक्स का निशान होता है, ये ऐसे कर दो तो अप्रोक्स का निशान, तो मैंने अप्रोक्स 2.71828। आई होप आपको समझ में आया होगा ई कहां से आया, ये यही चीज आज मेरे को लगा कि हाँ जरूरी है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते जाएंगे, क्या जरूरी है सर, ये कहाँ काम आना है, कहीं काम नहीं आना, बस फंडा के लिए कि आपको पता हो कि इसकी कहानी क्या है, ये आ कहां से गया। जब आप नेचुरल लॉग यूज करो, यानी लॉग की पावर ई लगाओ, तो आपको पता हो ई कहां से आया।
आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार। आगे हम अभी लॉगरिथम खत्म नहीं कर रहे, अब और भी पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे जो हमें काम आनी है आगे। ये नहीं कि सबके सब काम आनी, जितनी काम आनी है उतना ही पढ़ाया जाएगा बस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ई कहां से आया, और थोड़ी सी हो सके तो ये कहानी दोबारा देख लेना और अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आगे भी काम आनी है। तो नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।